सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो अभी हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गाइज ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। आई होप आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे समझ में आया होगा। और अगर आपको और भी इसके रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को बताना। ओके, नाउ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इज़ अ सर्विस एक्टिविटी। तो गाइज अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली अकाउंटिंग क्या है? एक सर्विस एक्टिविटी है। इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो गाइज इसका फंक्शन ये है कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर। तो ऐसी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती है अबाउट द इकोनॉमिक एंटिटीज़। तो जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड होती है, डैट इज़ इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, जो कि हमें इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो गाइज आगे फर्दर ये क्या बोलना चाह रहा है कि एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग कलेक्ट्स फाइनेंशियल डेटा, रिकॉर्ड्स इट इन दी बुक्स। तो अकाउंटिंग क्या करता है? एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेस पर अकाउंटिंग कलेक्ट करता है फाइनेंशियल डेटा को, रिकॉर्ड करता है बुक्स में, अकाउंट्स की बुक्स में। उसके बाद क्लासीफाई करता है, समराइज करता है टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट इज़ कम्युनिकेटेड टू द यूज़र, ताकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज़र तक कम्युनिकेट कर पाए। अकाउंटिंग बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। तो गाइज अकाउंटिंग कहाँ पे बिगिन होता है? अकाउंटिंग वहाँ पे स्टार्ट होता है जहाँ पे हम अपने फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन हमारी होती है, तो वहाँ से अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। और ख़त्म कहाँ पे होती है हमारी अकाउंटिंग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पर। इनकम एंड अगर हम इनकम स्टेटमेंट अपनी प्रिपेयर कर देते हैं, इनकम स्टेटमेंट के बाद जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं गाइज, तो हमारी अकाउंटिंग भी बैलेंस शीट के साथ साथ खत्म हो जाती है। ईच स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट इन्फॉर्मेशन। तो हर एक स्टेप जो भी है अकाउंटिंग के प्रोसेस में, वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रही होती है, वो कोई ना कोई हमें इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। तो गाइज इस टर्म को जो है ना, कि कैसे वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, जैसे जैसे हम अपने अकाउंटेंसी वाले में चैप्टर्स में आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि हर एक चैप्टर अपने आप में क्या एविडेंस क्रिएट कर रहा है अकाउंटिंग से रिलेटेड। ओके, नाउ जनरेशन इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन एंड ऑफ इन इटसेल्फ। तो गाइज जनरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ही सिर्फ यहाँ पे एंड नहीं है, इट इज़ अ वे टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो गाइज अकाउंटिंग जनरली एक वे है ताकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स तक पहुंचा सके। तो आई नो गाइज इसमें जितने भी हमने अभी तक टॉपिक पढ़े ना, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर हैं और जो आपने बहुत बार सुन ली होंगी। तो गाइज अगर आपको अच्छे से थ्योरी पार्ट को अगर अच्छे से करना है तो एक बार आप बस इसको मतलब पूरा आपको रीड करना पड़ेगा, पूरे चैप्टर को आपको रीड करते करते ही सब कुछ याद हो जाएगा। Now, the types of accounting information. Accounting information refers to the financial statement generated through the process of bookkeeping. तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या रेफर करता है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेफर करता है जो जनरेट करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। जो जनरेट करता है, स्टार्ट करता है अपने प्रोसेस को बुक कीपिंग की हेल्प से, एंड यूज ऑफ विच हेल्प द यूज़र्स टू अराइव एट डिसीजन, और जिसकी हेल्प से यूज़र जो है अपने डिसीजन लेने में काफ़ी हद तक मतलब ठीक होते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो जनरेटेड आर द इनकम स्टेटमेंट। तो गाइस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनरेट हम करते हैं वो क्या होती है? फर्स्टली इनकम स्टेटमेंट होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, एंड पोजीशन स्टेटमेंट होती है जिसको हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। The information made available by these statements are characterized as follows. Information related to the profit and surplus. तो गाइस हमें ये क्या बताता है? हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना सरप्लस हुआ। तो गाइस सरप्लस क्या होता है? सरप्लस होता है एक्स्ट्रा अमाउंट जो बचा कुचा होता है ना, जितने भी मतलब हमारी इनकम है उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इनकम में से जब एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं जो भी सारा बचता है उसे सरप्लस बोलते हैं या फिर प्रॉफिट बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल पोजीशन। तो गाइज इसमें इन्फॉर्मेशन हमें बताता है एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, और ये हमें बताता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो, मतलब कंपनी में कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो गाइज अकाउंटिंग ये 3 टाइप की इन्फॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड करवाता है। लेट अस डिस्कस दीज इन डिटेल। तो गाइज अब हम इन तीनों ही इन्फॉर्मेशन को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉफिट और सरप्लस। द इनकम स्टेटमेंट मेक्स available the accounting information about the profit earned or loss incurred as the result of business operation। तो गाइज इसमें क्या होता है? जो इनकम स्टेटमेंट है अपनी वो क्या करता है? मेक्स अवेलेबल द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देता है प्रॉफिट के बारे में और लॉस के बारे में अपने बिजनेस ऑपरेशन में एंड अदरवाइज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड।
अ फर्म प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, तो एक फर्म जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करती है एंड अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जब हम अपना फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो तब आपको पता लगेगा व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जो कि हमें प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में एंड नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के बारे में। तो जनरली गाइज जो ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, इसमें हम अपनी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं वो लिखते हैं। मतलब कि अगर मैं इस पेंसिल को बना रही हूँ तो इस पेंसिल को बनाने में मेरे को कितना कितना यूज़ हुआ है वो सारा मेरा यहाँ पे आएगा। उसके बाद इस पेंसिल को बेचने में मेरे मतलब जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं या फिर जितने भी मैं इसको जैसे सेल आउट करने में जितने भी खर्चे आएंगे वो सारा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो गाइज जो ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो क्या करता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकाल के देता है। और गाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल के देता है रिस्पेक्टिवली। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल पोजीशन, द फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज़ द बैलेंस शीट मेक अवेलेबल, तो द जो हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ जो इसको बैलेंस शीट बोलते हैं, मेक्स अवेलेबल द इन्फॉर्मेशन, वो क्या करता है हमें इन्फॉर्मेशन देता है कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। द पोजीशन स्टेटमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स, तो ये जो हमारी बैलेंस शीट होती है ये हमें एसेट्स के बारे में बताती है कि कंपनी के पास कितने कितने एसेट्स हैं या फिर कंपनी को कितना कितना अमाउंट बाहर से मिलने वाला है या फिर कंपनी के पास कितना कैश और कितना बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। दीज आर रिप्रेजेंटेड इन द लाइबिलिटीज़ बाय द अमाउंट ओन्ड बाय द एंटिटीज़। तो गाइज ये सारे तो एसेट्स के बारे में हैं, कितने इतने ये सारे एसेट्स के अंदर आते हैं। और जो हमारे लोन्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, अमाउंट्स पेएबल हैं कि हमें कितना अमाउंट पे करना है या फिर कैपिटल है कि हमने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है, ये सारी चीज़ें हमारी लाइबिलिटीज़ के अंडर आती है। Now, the third thing is information about the cash flow. Cash flow statement is a statement that shows flows both inflow and outflow. तो गाइस कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है हमारी वो अपनी बताती है कि कैश का कितना फ्लो हुआ है, मतलब कितना कैश हमारी कंपनी में आया है या फिर हमारी कंपनी से कितना कैश बाहर गया है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंडर। इट इज़ ऑफ इमेंस यूज़ और एज मैनी डिसीजन सच एज पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। तो गाइज ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताता है कि भाई एट अ सच अगर एक सच पीरियड ऑफ टाइम पे अगर मेरे को किसी को पैसे पे करने हैं तो मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए ताकि मैं किसी को पे कर पाऊँ। तो गाइज पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस में थोड़ा बहुत कैश भी पड़ा होना चाहिए और इसकी इंफॉर्मेशन अकाउंटेंट को या फिर मैनेजमेंट को होनी चाहिए। तो गाइज़ हम अब आगे आते हैं, ये लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो गाइज़ यहाँ पे क्वालिटी क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। तो पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है गाइस, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबल मतलब ये फेयर होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी बायस नहीं होनी चाहिए। बायस मतलब कि ऐसे नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है और अकाउंटिंग या फिर किसी दूसरे बंदे को कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है। ये फेयर इनफ होनी चाहिए ताकि ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवा सके हर एक बंदे को, हर एक यूज़र को। रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मीन्स दैट इट इज़ वेरीफाइबल, इसको वेरीफाई किया जा सके हर तरफ से कि ये सही है। फ्री फ्रॉम बायस, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एंड मटीरियल एरर, इसमें एरर की संभावना बहुत कम होनी चाहिए। तो यही क्या एक पहला क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग का। द सेकेंड वन इज रिलेवेंस। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द यूज़र। तो रिलेवेंट मतलब कि इसे कुछ मतलब रिलेवेंट मतलब यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करे, कुछ भी जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ना दे हमें। इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट इट इफ़ इट मीट द नीड ऑफ द यूज़र इन डिसीजन मेकिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन कभी तभी रिलेवेंट कहलाएगी जब ये हमें प्रॉपर डिसीजन अपना मतलब प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे अपनी अकाउंटिंग। द थर्ड थिंग इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट द यूज़र आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो गाइज यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से मैनेज करके प्रॉपरली मैनेज करके हमें यूज़र्स तक पहुँचाना है ताकि वो ईजिली उसको समझ पाएँ। इतना नहीं कि हम इसे बहुत ज़्यादा ट्रिकी बना देंगे जिससे यूज़र्स इस इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब ढंग से यूज़ ही ना कर पाए। तो गाइज इसको ईजी टू अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहिए अकाउंटिंग मतलब होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। So guys, the fourth one is comparability. Comparability means that the
दैट द यूज़र शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो गाइज ये इस तरीके से बनानी चाहिए ताकि हम इस इन्फॉर्मेशन को आगे कंपेयर कर सकें, इस साल के प्रॉफिट को पिछले साल के प्रॉफिट के साथ, या फिर इस साल हमने कितना इन्वेस्ट किया कैपिटल, या फिर पिछले साल हमने कितना इन्वेस्ट किया था। तो ये कम से कम इतनी होनी चाहिए कि हम इसको आसानी से इंट्रा फर्म कंपैरिजन करें या फिर इंटर फर्म कंपैरिजन करें। इंट्रा का मतलब होता है कि अपनी ही फर्म के साथ कंपेयर करना कि इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया। और इंटर मतलब जैसे एक फर्म है ए, दूसरी फर्म है बी, तो ए फर्म को बी फर्म के साथ कंपेयर कराया जा रहा है। और इंट्रा का मतलब होता है ए फर्म जो है वो अपने आप में ही कंपेयर कर रही है प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स के साथ। तो गाइस इंट्रा और इंटर का मीनिंग आपको होप क्लियर हो गया होगा। तो गाइज स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये कौन है जो कि अकाउंटिंग हम इतना पढ़ रहे हैं, इंटरनल यूज़र एक्सटर्नल यूज़र्स, तो ये कौन कौन यूज़र्स हैं जो कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारी इन्फॉर्मेशन की। तो गाइज यूज़र ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में बी कैरेक्टराइज्ड इनटू द इंटरनल यूज़र्स एंड द एक्सटर्नल यूज़र। हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि दो टाइप के यूज़र्स होते हैं, एक इंटरनल होते हैं और एक एक्सटर्नल होते हैं। तो इंटरनल यूज़र्स कौन कौन होते हैं? अपना ओनर हो गया जिसने बिजनेस बनाया है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, एक ओनर। तो और कौन हो गया? एक मैनेजमेंट हो गया जिसको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलती है अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। तो एक मैनेजमेंट, एक ओनर हो गया, एक मैनेजमेंट हो गया, एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयज एंड द वर्कर। तो गाइस कोई भी एम्प्लॉय या फिर कोई भी वर्कर किसी कंपनी में तभी काम करता है अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही होगी। अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा होगा तो वो वर्कर वहाँ रह के भी क्या करेगा? जब फर्म का ही जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो वर्कर का डेवलपमेंट कैसा होगा? तो गाइस इसीलिए एम्प्लॉयज़ और वर्कर को भी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब ये यूजर्स है सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। तो फर्स्ट वन इज ओनर। ओनर कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस। तो गाइस ओनर क्या करता है कि कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, एक सर्टेन सम ऑफ मनी को इन्वेस्ट करता है, एंड दस आर एक्सपोज टू द मैक्सिमम रिस्क। सबसे ज़्यादा जो रिस्क टेकिंग, जिसने रिस्क ले रखा होता है ना, वो ओनर ही होता है। नेचुरली दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिट अर्न एंड लॉस इनकर्ड। तो ऑब्वियसली गाइस तो सबसे ज़्यादा जो जरूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की वो अपने ओनर को ही होगी, क्योंकि उसको जानना होता है कि भाई कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, फिर कितना लॉस इनकर्ड कर रही है। बिसाइड द सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो गाइस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो हमें इन्फॉर्मेशन देती है किसके बारे में? प्रॉफिट और लॉस के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस के बारे में। द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट मेक्स एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो गाइस जो मैनेजमेंट होता है ना उसको भी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, टू अराइव द इन्फॉर्म्ड बिजनेस सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तो गाइस ताकि वो अपना सेलिंग की, अपना ये जो जैसे पेंसिल मैंने बनाया है, तो पेंसिल बनाने के बाद मेरे को इसको कितने रुपए में बेचना है, तो ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। हर चीज़ निकाल के, अपनी कॉस्ट निकाल के, प्रॉफिट निकाल के, हर चीज़ उसको कैलकुलेट करना होता है। कॉस्ट कंट्रोल की इसको, मतलब पेंसिल को बनाने में, अगर मान लो कि मार्केट में 5 रुपये की पेंसिल अभी बिक रही है और मेरे को पेंसिल बनाने में 6 रुपये लग रहा है, मतलब बनाने में 6 रुपये लग रहा है, तो मैं बेचूंगा कितने इसने में इसको? तो मेरे को 8 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो गाइज ये भी उसको कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कॉस्ट को रिड्यूस करने में, न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने में भी मैनेजमेंट को बहुत हेल्प मिलती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। The third one is employees and the worker. Employees and worker are entitled to bonus at the year end. तो गाइज जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो उनको एक बोनस मिलता है ईयर के एंड पे। तो इंडिया में तो जनरली दिवाली के टाइम पे बोनस मिलता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में वर्कर्स को क्रिसमस और न्यू ईयर पे जनरली उनको बोनस दिया जाता है, विच इज़ लिंक टू द प्रॉफिट अर्न। तो गाइज कंपनी ने जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया होता है ना, तो साल भर में वो थोड़ा थोड़ा अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ रिवॉर्ड पे करता है। तो गाइज अगर कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग होगी तो अपने अपने वर्कर्स को बोनस भी अच्छा देगी, लेकिन कंपनी अगर लेस प्रॉफिट मेकिंग वर्किंग होगी तो वो कितना ही बोनस दे देगी अपनी वर्कर्स को। तो देयरफॉर द एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसलिए ये दोनों भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने में। बिसाइड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट वेदर द एंटरप्राइज हैज़ डिपॉजिटेड इट्स ड्यूज। तो बिसाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी वर्कर्स को ये भी जानना होता है कि भाई कंपनी जो है उसकी स्टेटमेंट अच्छी अच्छी जा रही है, लेकिन उसने जो अपना ड्यू अमाउंट है वो पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि ड्यू अमाउंट कंपनी कहाँ पे करती है? कंपनी बहुत जगह, जैसे कि कंपनी एक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में पे करती है, जिसमें क्या होता है गाइस, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि जैसे कि मान लो 1,000 रुपये वर्कर की सैलरी से वो हर महीने काट रहे हैं। तो गाइज ये वर्कर दे रहा है अपनी सैलरी से हर महीने 1,000 रुपीज़। तो कंपनी भी उस वर्कर को 1,000 रुपीज़ और एक्यूमुलेट करके एक ईपीएफ में सबमिट करती है। तो गाइज होता क्या है कि जब वर्कर अपनी पूरी मतलब अपना पूरा जॉब छोड़ रहा होता है तो उसको ये पूरा अमाउंट, अपना लमसम अमाउंट वापस मिलता है और थोड़े बहुत इंटरेस्ट के साथ। तो गाइज
ईपीएफ में तो मतलब ये ताकि वो मतलब वर्कर को 6-7 महीने का जो भी अपना वो खर्चा है वो आगे चला सके, तो ईपीएफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो गाइस आगे होता है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस। तो इसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस एक एम्प्लॉय का जो होता है इंश्योरेंस किया जाता है कि अगर उसको कोई भी मेडिकल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जाके अपना इलाज करवा सकता है ईएसआई में। तो ईएसआई में वो अच्छे से अपना मतलब वो भी फ्री में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये, तो ये कंपनी की तरफ से होता है। तो कंपनी अपने वर्कर्स को इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाता है और फंड भी प्रोवाइड करवाता है। तो वर्कर्स इस चीज़ के बहुत वो देखते हैं कि भाई हमें प्रॉपरली ईपीएफ और ईएसआई में प्रॉपर इन्वेस्ट करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा, एक्सेट्रा आर नॉट with the appropriate authorities. So guys, next thing is the external users. Who are the external users of the company? तो सबसे पहले तो हो गया बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। तो गाइस क्या होता है कि ये बहुत ही बिजनेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एज दे प्रोवाइड लोन टू द बिजनेसेस, क्योंकि ये बिजनेस को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। नेचुरली दे वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। तो गाइस इनका काम क्या होता है कि बिजनेस के परफॉर्मेंस को इनको वॉच करना होता है टू नो वेदर इट इज़ मेकिंग प्रॉफिट एज प्रोजेक्टेड टू एंश्योर। जैसे उन्होंने बताया था कि भाई हम प्रॉफिट इतना अर्न करेंगे, तो वो उस टाइप से वो प्रॉफिट को अर्न कर रहा है नहीं कर रहा है, कि सेफली हम रिकवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते लोन को अपने, और इंटरेस्ट हमें टाइम से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दे एक्सेस इट बाय एनालाइजिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो गाइज ये इस नतीजे पर कैसे पूछते हैं, अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके। द सेकेंड वन इज इन्वेस्टर्स एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो कैसे इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर इन्वॉल्व रिस्क एंड ऑल्सो इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस अफेयर। तो गाइस इन्वेस्टर्स जो होते हैं, एक तो इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करके पहले इतना बड़ा रिस्क लिया होता है, दूसरी चीज़ इनको बिजनेस चलाने को मतलब इनके हाथ में बिजनेस होता ही नहीं है, ये बिजनेस को चला ही नहीं सकते हैं क्योंकि बिजनेस को चलाता है मैनेजमेंट। तो गाइस इनका काम है सिर्फ पैसे भरना, बिजनेस में इन्वेस्ट करना, बाकी बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इनका मतलब इनको बिल्कुल भी वहाँ पे इंटरफेयर करने नहीं दिया जाता। देयर फोर दे रिले ऑन द, इसलिए वो उन पे उनका किस में पूरा भरोसा रहता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे। वो बेचारे उनके हाथ में यही रहता है बस, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसी से वो देखते हैं कि भाई हमारी जो हमने पैसा इन्वेस्ट करा है कि वो प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। अवेलेबल टू देम एंड सीक आंसर टू द क्वेश्चन। तो उनको अपने क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल जाता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। व्हाट इज़ द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज? तो ये कैसे पता लगेगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। हाउ सेफ इज़ देयर इन्वेस्टमेंट? तो कि जितना भी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कितना ज़्यादा अभी तक सेफ है, तो वो भी उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही पता लगता है। तो गाइज एक तो बैंक हो गया एक्सटर्नल यूजर, एक इन्वेस्टर्स हो गए, अब एक क्रिएटर हो गए। तो क्रिएटर वो होते हैं जो लोन देते हैं कंपनी को। क्रेडिटर आर दोज पार्टीज हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। तो जो गाइस जो गुड्स एंड सर्विसेज, या तो मतलब गुड्स सामान देते हैं मतलब उधार में कंपनी को कि भाई अभी तक तुम सामान ले जाओ और पैसे तब दे देना जब तुम अपना फिनिश गुड मतलब बना के और उसको बेच बाच के जब तुम्हारे पास कुछ पैसा आ जाएगा तो तब वापस कर देना। इट इज़ अ कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस। तो गाइज ये तो हर बिजनेस में होता है, चाहे छोटे से छोटा बिजनेस हो, बड़े से बड़ा बिजनेस हो, हर बिजनेस क्रेडिट लेके ही चलता है। मतलब कोई शायद ही कोई ऐसा बिजनेस होगा कि जो बिना क्रेडिटर के चलता होगा। इट इज़ अ कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस दैट अ लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स रिमेन इन्वेस्टेड इन द क्रेडिट सेल। तो गाइज बहुत सारे जो अपने सप्लायर होते हैं वो क्रेडिट में ही मतलब क्रेडिट सेल में ही अपना वो रहते हैं, निर्भर रहते हैं। बिफोर ग्रांटेड क्रेडिट क्रेडिटर सेटिस्फाई। तो गाइज क्रेडिट देने से पहले मतलब कि किसी से उधार लेने से पहले क्या होता है कि पहले वो उनको सेटिस्फाई कर देते हैं। कैसे? अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनके सामने रख के वो बताते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन फिर भी बहुत सही है, तो हमें आगे और मतलब ग्रो करने के लिए हमें क्रेडिट में सामान चाहिए, उधार में सामान चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट एंड देयर अथॉरिटीज़। तो कई गवर्नमेंट और उनकी अथॉरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए। ऐसा क्यों? द गवर्नमेंट मेक द यूज़ ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंप्लाई द नेशनल इनकम अकाउंट। क्योंकि गाइज उनका काम है टैक्स को वो करना, टैक्स को इम्पोज करना, तो इसीलिए उनको बहुत मतलब ज़रूरत होती है हर कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू इट एंश्योर इट टू टेक पॉलिसी डिसीजन। तो गाइज इससे क्या होता है कि वो अपनी अपनी पॉलिसीज़ के डिसीजन ले सकते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट लिवाइव्स वेरियस टैक्स सच एज कस्टम। तो गाइस गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स लगाती है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी हो गया, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया। तो ये सारे टैक्सेस को लगाने के लिए दीज गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एक्सेस करेक्ट टैक्स ड्यूज आफ्टर द एनालाइसिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो तभी अपना करेक्ट टैक्स ड्यू कर सकती है जब उन्हें प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाई जाती है। द फिफ्थ वन इज़ रिसर्चर्स। तो गाइज जो रिसर्चर्स होते हैं यूज़ इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो अपनी रिसर्च वर्क के लिए उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। द सिक्स वन इज़ कंज्यूमर। Consumer required accounting information for establishing good accounting control so that cost of production may be reduced with the
रिजल्ट रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू दे बाय। तो गाइज कंज्यूमर्स को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि भाई वो दे वही हैं जो कि उस प्रोडक्ट को अल्टीमेटली कंज्यूम करने वाले होते हैं। तो उनको सबसे पहले ये जानना होता है कि ये जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं तो वो हमें ठीक ठाक कॉस्ट पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो कंज्यूमर्स को कि अगर मेरे को गाइज अगर जैसे कि बाहर मार्केट में एक 6 रुपये की पेंसिल मिल रही है और एक 5 रुपये की पेंसिल मिल रही है, तो गाइज मैं किस पेंसिल को लेना प्रेफर करूँगी? ऑब्वियसली 5 रुपये वाली पेंसिल को। तो इसीलिए तो किस प्राइस पे कंज्यूमर बाय कर रहा है प्रोडक्ट, तो वो भी कंज्यूमर को मतलब उसको भी बहुत जानना जरूरी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। लेकिन ये इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है जितना बाकी सब है। समटाइम्स प्राइस ऑफ सेम प्रोडक्ट्स आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गाइस क्या क्या होता है कि कभी कभार किसी किसी प्रोडक्ट के प्राइस ना गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि भाई ये इसी रेट में बिकेगा। सो इट नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू फिक्स फेयर प्राइस। तो इस टाइम पे क्या होता है कि अकाउंटिंग गवर्नमेंट की हमें तो इसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ताकि हम एक फिक्स प्राइस फेयर प्राइस हम वो कर लें, ताकि कंज्यूमर को भी मतलब खरीदने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और प्रोड्यूसर का भी जो हक हो वो मतलब ऐसे ही ना जाए कि भाई प्रोड्यूसर ने अगर ये पेंसिल 5 रुपये में बनाई है और कंज्यूमर बोल रहा है कि मैं 5 ही रुपये में खरीदूंगा, तो भाई उसको प्रॉफिट क्या ही होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को कभी कभार इन दोनों के साथ मतलब डील करना पड़ता है, कंज्यूमर और कंपनी के साथ। यहाँ पे गवर्नमेंट का ये रोल होता है कि एक फिक्स प्राइस वो बना के देता है कि जिससे कंज्यूमर भी आसानी से वो प्राइस खरीदता है और कंपनी भी आसानी से उसी प्राइस में वो बेच सकती है सामान को। Public, they want to see the business running since it makes sustainable contribution to the economy in many ways। तो गाइस पब्लिक को भी अपना वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो देखना चाहते हैं कि मतलब ये जो कंपनी है वो इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर भी रही है कि नहीं कर रही है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल। तो गाइस अगर किसी भी एक जगह की जो वो है अर्थव्यवस्था तभी बहुत अच्छी हो सकती है जब वहाँ की इंडस्ट्रियलाइज मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह कंपनी वगैरह बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही होगी। तो गाइस द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो जो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को और ग्रुप्स को, ताकि वो सही सही डिसीजन ले सके। तो गाइस कंज्यूमर और पब्लिक फिर भी इतना नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम में ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स, क्रिएटर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और रिसर्च तक लिख के आओगे तो यही ज़्यादा मतलब यही ज़्यादातर पूछे जाता है। कंज्यूमर और पब्लिक का इतना नहीं भी लिखोगे तो चलेगा।